स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। एक नजर सुबह 9 बजे की सुर्खियों पर। चेन्नई में टूटा 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड। सड़क, रेल, हवाई यातायात ठप। सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रधानमंत्री का हर मुमकिन मदद का भरोसा। उत्तर भारत में बदला मौसम, कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश। यूपी में 5 लोगों की मौत। राज्यसभा में आज महंगाई पर अल्पकालिक चर्चा। सदस्य उठाएंगे खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा। संविधान के लिए प्रतिबद्धता पर प्रधानमंत्री का जवाब। कहा, सहयोग से आगे बढ़ेगा देश। राज्यसभा की भूमिका को बताया अहम। सीपीएम का आरोप, जनता के मुद्दों से दूर हुई सरकार। गुजरात में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के आ जाएंगे नतीजे। 6 नगर निगमों के नतीजों पर भी नजर। कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर। सबसे पहले बात मौसम के बिगड़े मिजाज की। तमिलनाडु में बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार रात से शुरू हुई जोरदार बारिश आज भी जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है। सेना, नौसेना और एनडीआरएफ को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पिछले 100 साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश से तमिलनाडु में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। सबसे बुरा हाल चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर और कुडुलूर जिले का है। इन जिलों के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, घरों में पानी घुस गया है और लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। Last 24 hours, heavy rain there. If we compare last week, it is so much rain then. Then here come so much flood comes there. Every house is gone in the water. So everybody is staying in Aranda. यहाँ राज्य में स्कूल कॉलेज बंद हैं और छमाही परीक्षा भी टाल दी गई है। हालात इतने खराब हैं कि सेना और नौसेना को राहत और बचाव के काम में उतारना पड़ा है। एनडीआरएफ की 10 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। It is likely to rain in most places in the coastal districts and at many places in the interior districts. One or two places in the coastal districts may experience heavy to very heavy rainfall. One or two places in the interior districts may experience heavy rainfall. As far as Chennai city is concerned, cloudy, few spells of rain, heavy at times. बारिश से परिवहन सेवाएं भी ठप हैं। कई जगहों पर सड़कें धंसने से यातायात बंद हैं। रनवे पर पानी भरने से बीती रात चेन्नई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इससे 20 फ्लाइट्स रद्द हुईं। रेलवे ने भी 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द की हैं। गाड़ियाँ कैंसिल हुई हैं। वो तिरुचिरापल्ली जाने वाली, रामेश्वरम जाने वाली, तंजावुर जाने वाली, तिरुचिरापल्ली जाने वाली, ये गाड़ियाँ कैंसिल हुई हैं। और जो हमारा चेन्नई सेंट्रल गुडू सेक्शन है, उसमें तो आप जानते हैं विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और दिल्ली आने वाली गाड़ियाँ, तमिलनाडु एक्सप्रेस जैसी गाड़ियाँ भी कैंसिल हुई हैं। हावड़ा की तरफ वाली कैंसिल हुई हैं, न्यू जलपाईगुड़ी की कैंसिल हुई हैं, कटरा की कैंसिल हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री जयललिता से बात की। उन्होंने राज्य को हर तरह की सहायता देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री जयललिता ने भी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे हालात की समीक्षा की और राहत काम तेज करने के निर्देश दिए। राज्य में पिछले 16 दिन से यही हालात हैं। केंद्रीय टीम राज्य का दौरा कर चुकी है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं तमिलनाडु से सटे पुडुचेरी में भी भारी बारिश हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश में 1000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। पुडुचेरी में सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। आज होने वाली कॉलेज की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से फौरी राहत के रूप में 100 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। राज्य के चित्तूर और नेल्लूर में बारिश हो रही है। इससे यातायात सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। राज्य में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। राज्य के इन इलाकों में पिछले दिनों भी भारी बारिश हुई थी।
और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह साहब। शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। सिंह साहब, हालात बेहद ख़राब हैं, जगह जगह लोग फंसे हैं। कैसा चल रहा है राहत और बचाव का काम? किस तरह की चुनौतियां हैं फिलहाल? बिल्कुल सही कहा आपने। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और पिछले 24 घंटे से भी काफी बारिश हुई है। अभी फिलहाल इस वक्त बारिश थम गई है। कुछ जगहों पे ड्रिजलिंग हो रहा है, भारी बूंदाबांदी हो रही है। हम लोगों ने अभी तक 11 टीमें एनडीआरएफ की लगा दिया है और ये 11 टीमें प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, खासकर चेन्नई सिटी में रेस्क्यू का वर्क कर रही है। लोगों को इवैक्यूएट करा रही है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। मौसम विभाग के अनुमान के आधार पर हम लोगों ने और भी टीम्स को वहां पे भेजने का निर्णय लिया है। हमारी 10 टीमें भुवनेश्वर से जा रही हैं और 5 टीमें पटना से जा रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें सामना करना पड़ रहा है वो एयरपोर्ट का, क्योंकि एयरपोर्ट की कार्यप्रणाली पूर्णतः बंद हो गई है और वहां पे वाटर लॉगिंग 2 फीट तक है। इसके कारण विमान का आवागमन बिल्कुल बंद है। लेकिन ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में एयरपोर्ट की सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। उस स्थिति में हम इन टीमों को तुरंत वहां भेजेंगे, एयरलिफ्ट कराएंगे और जब ये टीमें वहां पहुंच जाती हैं तो राज्य सरकार के निर्देश के आधार पर इन टीमों को हम उन स्थानों पर लगाएंगे जहां लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य एनडीआरएफ के जवान करेंगे। जी, यही समझना चाह रहे हैं सिंह साहब आपसे, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं, हम जानते हैं जो दूर दराज के इलाके हैं, आपने बताया तमाम शहरी इलाके भी हैं, एयरपोर्ट पे खास करके हाल है आपने बताया, लेकिन तमाम ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है। क्या अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पहुंचा जाना अभी बाकी है, लोगों तक राहत नहीं पहुंच पाई है? बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ ऐसे इलाके अभी भी हैं जहां ट्रैफिक जाम है, वाटर लॉगिंग है, जिसके कारण एनडीआरएफ के जवानों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है। विशेषकर कल ये स्थिति थी जहां हमारी टीमें समय से नहीं पहुंच पाई इन सब कारणों से। लेकिन धीरे धीरे उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम राज्य सरकार के निरंतर टच में हैं, उनसे निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और उनके आधार पर उनसे जो संपर्क है उसके कारण हम अपनी मुसीबतों को हटा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम लोगों तक जितनी जल्द से जल्द हो सके पहुंचे। बहुत से स्थानों पर हम लोगों ने लोगों से संपर्क स्थापित कर लिया है। सबसे बड़ी दिक्कत बिजली की भी है, सबसे बड़ी दिक्कत संचार व्यवस्था की भी है। इन सब चीजों को देखते हुए हमारे साथ चुनौतियां काफी हैं, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और वो राहत और रेस्क्यू के कामों में जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जानकारी दे रहे थे 11 टीमें फिलहाल तैनात है तमिलनाडु में, 15 और टीमें भेजी जा रही हैं। बड़ी चुनौती है। अब तक 188 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु में ही हो चुकी है। 4 दिन हालात अभी और खराब हैं, ऐसे में चुनौती बड़ी है राहत को लेकर भी अभी सामने। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में कल कई जगहों पर धूल भरी आंधी चली, इससे दिन में ही अंधेरा छा गया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश भी हुई। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम में अचानक बदलाव से ठंड बढ़ गई है। आज भी बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। राजस्थान में भी कल अलवर, भरतपुर और धौलपुर में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। इस समय क्या है कि 2-3 सिस्टम इकट्ठे बने हुए हैं। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पास हो रहा है, उसका सर्कुलेशन हरियाणा के आसपास बना हुआ है। दूसरा ये बंगाल की खाड़ी से ईस्टर्ली विंड आ रही है, बहुत नमी वाली हवाएं आ रही हैं और वो नमी वाली हवाओं में सर्कुलेशन बना हुआ है। तो जब मॉइस्चर बढ़ जाएगा, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, चाहे वो ईस्टर्ली वेव की वजह से, और उस समय अगर कोई सर्कुलेशन बन जाए तो एक क्लाउड या का मौसम बन जाता है और कहीं कहीं बारिश हो जाती है। दक्षिण भारत में जहां बारिश कहर बरपा रही है, वहीं झारखंड और उड़ीसा सूखे की मार झेल रहे हैं। इसी के मद्देनजर ओडिशा में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए 10 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य के सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा करने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव के श्रीनिवास की अगुवाई में ये दल आज राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेगा। 3 और 4 दिसंबर को ये दल अलग अलग समूहों में सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा करेंगे। केंद्रीय दल 5 दिसंबर को राज्य के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त ने बताया कि सूखे को लेकर राज्य सरकार के अंतरिम ज्ञापन सौंपने के बाद केंद्र ने अंतर विभागीय दल का गठन किया है।
वहीं झारखंड ने केंद्र से राज्य को सूखा पीड़ित घोषित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मॉनसून में कम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है और भूजल का स्तर भी काफी नीचे चला गया है। राज्य सरकार पहले ही सूखा पीड़ित किसानों के लिए मदद का ऐलान कर चुकी है। 6 नवंबर को राज्य सरकार ने सूखा पीड़ित किसानों के लिए 1398 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। और अब कुछ और अहम खबरें। बात संसद के कामकाज की। शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। असहनशीलता के मुद्दे के बाद अब विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्यसभा में आज देश में आवश्यक वस्तुओं और खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी पर अल्पकालिक चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल, आलोक तिवारी, अरविंद कुमार सिंह, प्रमोद तिवारी, अविनाश पांडे, पीएल पुनिया चर्चा शुरू करेंगे। इसके अलावा विभिन्न दलों के सांसद भी जरूरी सामान की बढ़ती कीमत पर चिंता जताएंगे। राज्यसभा में कल तीसरे दिन भी संविधान पर चर्चा जारी रही। संविधान पर चर्चा के दौरान सभी विरोधी पार्टियां लामबंद दिखीं। जेडीयू ने जीएसटी पर सरकार को सहयोग की बात कही है। वहीं टीएमसी ने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया। चर्चा के दौरान सरकार को विरोधी पार्टियों ने असहिष्णुता को लेकर घेरने की कोशिश की। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने कहा कि देश के लिए योगदान देने वाले नेताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने चर्चा के दौरान दादरी घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे समाज में तनाव पैदा होता है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने 19 सालों से संसद में लंबित महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन के अधिकारों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। An eloquent speaker like the leader of the house outside the house make statements demeaning this Rajya Sabha. To quote, and I quote the leader of the house, it's a serious question in a parliamentary democracy wherein bill after bill the wisdom of a directly elected house is questioned by the indirectly elected house. In a bicameral system, the relationship between two houses is a constitutional issue, not a cowboy issue. देश के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं, एक भी मुसलमान किसी भी विधानसभा का स्पीकर नहीं है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? वहीं एआईएडीएमके सांसद शशिकला ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। आरपीआई सांसद रामदास अठावले ने समाज में फैली कुरीतियों को चिंता का विषय बताया। कांग्रेस सांसद येसुदास सीलम ने पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा बिल पारित कराने पर जोर दिया। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने भी संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि एक आदर्श राष्ट्र वही है जहां भय मुक्त समाज हो। I learned from Thiruvalluvar, a nation is one which is free from hunger. A nation is one which is free from illness. A nation is one which has no enemies. Act, reservation promotion. So for that, another, because of the Nagaraj case, there are 3 criteria: backwardness, inadequacy, and the efficiency. भारत की एकता मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दे दिया है। आज बाबा साहब के संविधान पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि कानून बनाने से अनटचेबिलिटी जाएगी नहीं। कानून है, लेकिन आज भी गांव-गांव में अत्याचार हो रहा है। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने आरक्षण का लाभ उचित लोगों तक पहुंचाने की बात कही। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सरकार पर पंडित नेहरू की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। जहां पे रिजर्वेशन है वो सही ढंग से सही मायने से जा रहा है, इसकी भी तहकीकात, इसके बारे में भी सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने तक ही सीमित किया गया मामला दिख रहा है और ऐसे कई उदाहरण हैं। जवाहरलाल नेहरू, his contribution was immense. It saddened us when his 125th anniversary was not given that respect. It hurt the people of India. कई और सांसदों ने भी सदन में अपने विचार रखे। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हुई बहस मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई। इस बहस में सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह के अवसर पर कल 3 दिन तक चली चर्चा के बाद राज्यसभा ने संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।
Having recalled with appreciation the invaluable services rendered by Dr. B.R. Ambedkar as the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly and all its members in the framing of the Constitution, do hereby solemnly reaffirm our commitment to the principles and ideals of the Constitution and resolve to continue a. Uphold and maintain the sanctity and supremacy of the Constitution. B. Respect the constitutional institutions, their freedom and authority. C. Protect the sovereignty, unity, plurality, and integrity of our country and its democratic, socialist, and secular character. D. Maintain transparency, probity, and accountability in public life. And E. Dedicate ourselves to equality and social justice and contribute to the task of building a strong republic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह देश हर किसी के सकारात्मक योगदान का परिणाम है और सभी के योगदान को जोड़कर ही देश को विकसित बनाना मुमकिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के बारे में आने वाली पीढ़ी भी जान सके, इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर मुश्किल का जवाब संविधान में मौजूद है। नरेंद्र मोदी ने पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश बनाने में सबका योगदान है। 125वीं जयंती संविधान की चर्चा हो तो बाबा साहब आम्बेडकर की हो, लेकिन साथ साथ संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति हम नमन करते हैं, आदर करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर समेत सभी को नमन करते हैं, सभी को आदर करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज समता, ममता, समभाव और ममभाव से ही चलेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और मुनाफाखोरी को खत्म करने की बात कही। सिर्फ बंधारण की सीमाओं में नहीं, समाज जागरूक भी कि उतना ही अनिवार्य है। न हिंदू पति तो भवेत्, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये बात इस सदन से उठनी चाहिए, ये बात सदन से पहुंचनी चाहिए। आज भी समाज में किसी के साथ इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार होता है तो ये हमारे लिए कलंक है। एक समाज के नाते कलंक है, एक देश के नाते कलंक है। उन्होंने संविधान सभा में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान का हवाला देते हुए सफल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों में आपसी सहयोग पर जोर दिया। पंडित नेहरू ने अपने विचार रखते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारे संविधान का सफल क्रियान्वयन किसी भी लोकतांत्रिक संरचना की भांति दोनों सदनों के बीच आपसी सहयोग पर निर्भर करता है और इसलिए हमारे लिए आवश्यक बन जाता है कि हम किस प्रकार से मिलजुल करके इस बात को आगे चलाएं। और जैसा मैंने पहले ही शास्त्र में कहा था कि वो कोई सभा नहीं है जिसमें अनुभवी लोग शामिल न हो और वह वरिष्ठ नहीं है जो धर्म की बात न करता हो और वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न कहा जाए और वह सत्य नहीं होता है जिसमें कोई छल कपट और धोखाधड़ी हो। राज्यों के बीच आपसी तालमेल पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसा संविधान मिला है जो हमें निरंतर ताकत देता रहता है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिनों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समर्पित किया गया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संविधान दिवस पर संसद में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के बयान पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों से सरकार दूर हुई है और मौजूदा समस्याओं पर कार्रवाई का भरोसा नहीं मिला। उन्होंने जो जवाब दिया उसका कोई जुड़ाव नहीं है जो सवाल हम कई सारे सांसद उठाए। एक वहाँ पर डिस्कनेक्ट है, एक दूसरा जो और गंभीर डिस्कनेक्ट है कि आज ज़मीन पर क्या हालत है, वहाँ पे जो हो रहा है, ये जो इंटॉलरेंस जो बढ़ते जा रही है और ये हम समझते हैं सिर्फ इंटॉलरेंस ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक किस्म की आतंक फैलाने की बात जो हमारे समाज के अंदर जो चल रही है आज सांप्रदायिक भावनाओं को लेकर,
उसके बारे में भी कोई मतलब उन सवाल जो उठे ज़मीन पे उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। वहीं लोकसभा में कल असहिष्णुता पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असहिष्णुता के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सहिष्णुता हमारे देश की परंपरा है। लोकसभा में असहिष्णुता पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सहनशील देश है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। भारत में इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी तमाम शाखाओं के साथ मुक्त हवा में फलता फूलता आ रहा है। इससे पहले असहिष्णुता पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने दादरी मामले का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। मोहम्मद अखलाक, फादर ऑफ अ यंग एयरफोर्स मैन, मोहम्मद सरताज, who is serving our nation today in the Air Force, is killed in cold blood simply because he is a Muslim. When asked, चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि गुजरात में पटेल आंदोलन इसी का उदाहरण है। आपका जो गुजरात मॉडल था वो गुब्बारे जैसे फटा और पटीदार आंदोलन शुरू हुआ। लोग आए, प्रोटेस्ट किया और गुजरात की सरकार क्या करती है? पट्टीदारों के खिलाफ गुजरात की सरकार क्या करती है? 20,000 FIR फाइल करती है उनके खिलाफ। इस मामले पर कई सांसदों ने अपने विचार रखे। सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद में इस हफ्ते असहिष्णुता का मुद्दा छाया हुआ है। दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच बहस हो रही है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कल अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सलाह दी है कि लोगों को ऐसी बातें दिमाग में नहीं लानी चाहिए जिनसे समाज का बंटवारा हो। सड़क से लेकर संसद तक असहिष्णुता का मुद्दा जोर पकड़ता देख राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन विचारों को दिमाग से हटाने की सलाह दी है। Lies not in our streets, but in our minds, and in our unwillingness to let go of views that divide society into them and us, pure and impure. राष्ट्रपति ने ये बात अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आयोजित समारोह में कही, जहां उन्होंने समावेशी राष्ट्र के बारे में महात्मा गांधी की सोच का जिक्र भी किया। उधर सीपीएम ने राष्ट्रपति के इस बयान का समर्थन किया है। पिछले सत्र में मैं जब ये घर वापसी की जब तर्क हो रही थी तो मैं बोला था झाड़ू रास्ते में नहीं लगा के अपने दिमाग में लगाओ, क्योंकि दिमाग में अगर गलत सोच होता है तो वो गंदगी चारों तरफ फैलता है। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी राष्ट्रपति के बयान को सही ठहराया है। देश के राष्ट्रपति ने एक अपना विचार व्यक्त किया है और निश्चित तौर से महामहिम राष्ट्रपति का जो विचार है वो एक देश के लिए अनुकरणीय है और मुझे लगता है कि लोगों को उसका अनुकरण करना चाहिए। इससे पहले भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी असहिष्णुता पर अपनी राय दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में कहा कि असहनशीलता पर राष्ट्रपति के बार बार बयानों से पता चलता है कि देश के सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। नेचुरली ये तो वरना राष्ट्रपति क्यों बोलेंगे इतने बार। और सवाल ये है कि आज भी मतलब ये प्रधानमंत्री जी की जो ये जवाब जो था, जवाब के नाम पर जो भी था, वो सुनने से पहले बोले राष्ट्रपति। अब सुनने के बाद चिंताएं और बढ़ेगी निश्चित रूप से। और यही है समस्या आज देश के सामने। और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का ये पूरा इंटरव्यू आप राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम तर्कश में देख सकते हैं शनिवार रात 8:30 बजे। और आगे बढ़ते हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती होगी। राज्य में पाटीदार आंदोलन के बाद इसे बीजेपी की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में भी ये पहला बड़ा चुनाव है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि वो कोई जमीन वापस पाने में सफल होगी। फिलहाल राज्य के सभी 6 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है।
वहीं अधिकतर नगर निकायों और पंचायतों पर भी बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली सरकार जन लोकपाल ड्राफ्ट में बदलाव करने को तैयार हो गई है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल को लेकर कुछ सुझाव दिए थे, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मान लिया है। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने रेडियो पर ऐड देकर अरविंद केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल ड्राफ्ट में फेरबदल का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि वो समाज सेवी अन्ना हजारे के सुझावों को जन लोकपाल ड्राफ्ट में जरूर शामिल करेंगे। इससे पहले पार्टी के नेताओं ने रालीगंज सिद्धि जाकर अन्ना से मुलाकात की। सरकार ने प्रशांत भूषण की बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। सरकार की तरफ से पार्टी के नेता आशीष खेतान को यह जिम्मेदारी दी गई है। किसान जी को कोई बहुत ही जरूरी, अगर विवाद के अलावा कोई बहुत ही गंभीर कंसर्न है तो उसको सदन को या मुख्यमंत्री को, सरकार को पहुंचाना चाहिए। उस पर सदन विचार करेगा, अगर जरूरत लगती है उसकी तो उस पर फैसला करेगा। उधर प्रशांत भूषण ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मामले पर बहस करना चाहते हैं। हमने और अरविंद ने मिलकर जन लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया था। संतोष हेगड़े, शांति भूषण जी, अन्ना, अरविंद और मैं। तो खुद आकर क्यों नहीं डिबेट करते? अगर वो ये कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है तो फिर डिबेट से क्यों डर रहे हैं? दिल्ली विधानसभा में कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जन लोकपाल ड्राफ्ट पेश किया था, जिसे इस सत्र में पास करके सरकार केंद्र को भेजेगी। 2011 के जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े लोग अब दो गुटों में बंट चुके हैं। जहां एक गुट लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं ने अन्ना हजारे से मुलाकात कर अपना ट्रम्प कार्ड खेला है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने कल शिक्षा से जुड़े 3 अहम बिल कल पारित किए। पहला बिल स्कूलों के खातों की जांच से जुड़ा है। दूसरा बिल दिल्ली के शिक्षा कानून में बदलाव किया गया है। वहीं तीसरा बिल नो डिटेंशन पॉलिसी से जुड़ा है। इन बिलों के पारित होने से राजधानी के निजी स्कूलों के कामकाज में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। अगर दाखिले में मनमानी की बात सामने आई तो स्कूलों पर 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं स्कूल प्रबंधकों को जेल भी भेजा जा सकता है। अब स्कूल सिर्फ अभिभावक और बच्चे से जुड़ी सामान्य जानकारियां ही मांग पाएंगे। जो फीस को लेके मनमानी फीस स्कूल अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं, उसका कोई रैशनल नहीं होता। कहीं के कहीं खर्चे करते हैं, पूरा बिजनेस साम्राज्य फैलता है। इसकी वजह से फीस लगातार बढ़ती जा रही थी और फीस का बोझ पेरेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित जाने माने सारंगी वादक साबरी खान का 88 साल की उम्र में कल दिल्ली में निधन हो गया। उनके बेटे कमाल ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और सोमवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। सांस में तकलीफ महसूस होने के बाद उन्हें साकेत अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। साबरी खान का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत में अहम योगदान के लिए उस्ताद साबरी खान को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। भोपाल गैस त्रासदी के 31 साल हो गए हैं। हादसे का दर्द आज भी लोगों पर नजर आ रहा है और उन्हें न्याय का इंतजार है। 31 साल पहले भोपाल में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली और हजारों लोग हमेशा के लिए अपंग हो गए। 3 दशक गुजर जाने के बाद भी उनकी मुनासिब हट जाने की गुहार अनसुनी है। और एक खेल से जुड़ी अहम खबर है। रायपुर में वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल्स में भारत का अगला मुकाबला ब्रिटेन से होगा। ग्रुप ए में ब्रिटेन नंबर 1 पर है और क्वार्टर फाइनल में इस मुकाबले में भारतीय टीम को ग्रुप ए की शीर्ष टीम से ही खेलना है। ग्रुप बी में भारत आखिरी पायदान पर रहा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चेन्नई में टूटा 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड। सड़क, रेल, हवाई यातायात ठप। सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रधानमंत्री का हर मुमकिन मदद का भरोसा। उत्तर भारत में बदला मौसम, कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश। यूपी में 5 लोगों की मौत। राज्यसभा में आज महंगाई पर अल्पकालिक चर्चा। सदस्य उठाएंगे खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा। संविधान के लिए प्रतिबद्धता पर प्रधानमंत्री का जवाब। कहा सहयोग से आगे बढ़ेगा देश। राज्यसभा की भूमिका को बताया अहम। सीपीएम का आरोप, जनता के मुद्दों से दूर हुई सरकार।
गुजरात में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के आज आएंगे नतीजे। 6 नगर निगमों के नतीजों पर भी नजर। कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर।